दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन हम चर्चा में लाए हैं, तो यहाँ पर हमने भूगोल विषय को चुना है ताकि हम भूगोल विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चर्चा में ला सकें। इसके पिछले वीडियोस आपको मिल भी गए होंगे, ये लगातार जारी रहेंगे, ध्यान रखिएगा जब तक हम इस सब्जेक्ट के सारे सेगमेंट को कवर नहीं कर लेते। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात यह कि ये किसके भीतर शामिल है, तो ध्यान रखिएगा यह है सामाजिक विज्ञान खंड जो हमारे पास है सीटेट का। उसमें प्रश्न पत्र 2 कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, वो इसके भीतर शामिल है। ठीक है, तो विषय ध्यान रखिएगा भूगोल यानी ज्योग्राफी। आइए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कथन है, कथन क्रमशः है स्थलाकृतियां महाद्वीपों पर पाई जाती हैं, ना कि महासागर की सतह पर। दूसरा कथन है, प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जैविक परिस्थितियों से है। और तीसरा कथन है, मानवीय वातावरण से तात्पर्य मनुष्य की परस्पर क्रियाओं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं से है। अब इसमें क्या है, सही विकल्प का चयन आपको करना है। आपके पास ऑप्शन क्रमशः ABCD है, जिसमें है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। अब यदि हम इस प्रश्न की बात करें, देखिए प्रश्न में हमारे पास जो कथन है वे क्या है। पहला कथन है स्थलाकृतियां महाद्वीपों पर पाई जाती हैं, ना कि महासागर पर। यह कथन दरअसल गलत है। क्यों गलत है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी को हम जानते हैं, हमने इसके हिस्सों को या पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जो क्रमशः कैसा है, आंतरिक भाग ना कहें, आप कहें कि पृथ्वी को हमने दरअसल 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहली ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है, जिसे हम भूपर्पट्टी कहते हैं। दूसरी मैंटल कहलाती है, ठीक है, और तीसरी है कोर। ठीक, जो सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, इस परत पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, और जो क्रस्ट है उस परत पर महाद्वीप और महासागर दोनों स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ महासागर और महाद्वीपों दोनों में ही स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। जैसे जब हम बात करते हैं स्थल खंड की, स्थल भाग की या महाद्वीप की, तो वहां पर हम पर्वत, पठार, मैदान, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं महासागरों की, तो महासागर में भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यानी पृथ्वी के भीतर से या आंतरिक भाग से जो अंतर्जात बल कार्य करते हैं और जो बहिर्जनित बल कार्य करते हैं, इनके माध्यम से जो भूपर्पट्टी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, वह स्थल और महासागरीय दोनों भागों पर निर्मित होती हैं। जैसे आपने महासागरीय हिस्से में मग्न तट सुना होगा, है ना, आपने सुना होगा कि यह क्या है, यह महासागर का मग्न तट है। यह तट क्या हो गया है, जल में मग्न हो गया है। तो इसे आपने आपने जो मग्न तट सुना होगा, आपने सुना होगा कटक, है ना, कटक का निर्माण होता है। आपने सुना होगा घाटी, या आपने गर्त सुना होगा, गर्त। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो ये महासागरीय स्थलाकृतियां हैं, इनका निर्माण दरअसल महासागर में भी होता है। तो ध्यान रखें, पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा कथन है, प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जैविक परिस्थितियों से है। यह कथन भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम प्राकृतिक वातावरण की बात करते हैं, तो प्राकृतिक वातावरण में पृथ्वी की जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भूमि, स्थल, जल, मानव, पेड़ पौधे, अब देखिए मानव इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ये प्राकृतिक है, तो मानव गतिविधियां दरअसल अलग होती हैं। प्राकृतिक वातावरण में ध्यान रखिएगा भूमि, जल, स्थल और जो वनस्पतियां हैं, ये सभी शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें जैविक प्लस अजैविक दोनों प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वे शामिल होती हैं। आपको कहीं कहीं जैविक जीवीय लिखा हुआ मिल जाएगा और अजैविक अजीवीय, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा, पहला कथन भी गलत है। तीसरा है, मानवीय वातावरण से तात्पर्य मनुष्य की परस्पर क्रियाओं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं से है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम मानव की क्रियाकलापों की बात करते हैं,
मानवीय परिस्थितियों की बात करते हैं, मानवीय वातावरण की बात करते हैं, तो उसमें मानव की समस्त क्रियाएं, मानव की समस्त गतिविधियां, मानव के द्वारा निर्मित सभी रचनाएं, चाहे वह कार हो, चाहे वह सड़क हो, चाहे वह कारखाने हो, कुछ भी हो, इमारतें हैं, ये सभी शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ तीसरा कथन बिल्कुल सही है। इस तरीके से प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी केवल 3 सही है, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कथन को देखते हैं। अगला कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है? देखते हैं कथन क्या है। कथन है, किसी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तुएं एवं प्रकृति। दूसरा कथन है, पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप। तीसरा कथन है, पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां। और चौथा कथन है, मानवकृत और प्राकृतिक सभी दृश्य प्रपंच और जो दृश्य है या उनकी जो क्या कहते हैं प्रघटनाएं हैं। अब यदि हम बात करें इसके सही उसकी कि हम इस प्रश्न में हमें क्या देखना है, इस प्रश्न में हमें सही विकल्प का चयन करना है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण के बारे में दरअसल कौन सी कथन सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है, ABCD क्रमशः क्या है, केवल 1 3 4, केवल 1 2 4, केवल 2 3 4, केवल 1 2 और 3। तो यदि हम बात करें पर्यावरण की सही व्याख्या की, देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, किसी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तुएं एवं प्रकृति। यह कथन बिल्कुल सही है। जो हमारे आसपास, यहाँ हम कहें कोई भी सजीव है, चाहे वह राजस्थान में रह रहा हो, चाहे केरल में रह रहा हो, या चाहे जम्मू कश्मीर में, जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, एक पर्टिकुलर सजीव है, उस सजीव के चारों ओर की जो भी घटनाएं होंगी, उसमें वहां आसपास जो भी प्रकृति होगी, ये सभी मिलकर उसके पर्यावरण का निर्माण करती है। दूसरा है, पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप। देखिए जब भी हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो ध्यान रखें पर्यावरण में सभी चीजें शामिल होती हैं, ना केवल मानवीय क्रियाकलाप। तो यहाँ केवल शब्द की वजह से दूसरा कथन हट जाएगा। क्यों? दूसरा कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर मानवीय क्रियाकलाप के साथ साथ जो प्राकृतिक क्रियाकलाप है, प्राकृतिक वातावरण है, ये सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तीसरा कथन है, पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी पर जो भी जैविक जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, जो भी अजैविक हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि भूमि हो गया, वन हो गया, भूमि हो गया, स्थल हो गया, या फिर जलमंडल है, तो ये सभी जो कि अजैविक और जैविक दोनों परिस्थितियां हैं, ये दोनों मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और चौथा कथन भी बिल्कुल सही है, इसमें है मानवकृत, यानी इसमें मानवीय गतिविधियां भी शामिल हो जाएंगी और प्राकृतिक गतिविधियां भी शामिल हो जाएंगी। ये सभी दृश्य प्रपंचीय घटनाएं मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1 3 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन 1 में ही है 1 3 4, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। देखिए वनों के प्रकार की पहचान कीजिए, इसमें लिखा है हमारे पास। देखिए कथन क्या है, ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। और दूसरा कथन क्या है, बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस उदाहरण है पेड़ों के जो यहाँ पाए जाते हैं। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपके पास सही विकल्प में क्या है, ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन सी है शीतोष्ण सदाबहार वन, और ऑप्शन डी है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ध्यान रखिएगा, जब भी हम पृथ्वी को डिवाइड करते हैं विभिन्न अक्षांशीय विस्तार के आधार पर, मान लीजिए यह पृथ्वी है, ठीक है, और हमने पृथ्वी के अक्षांशीय विस्तार को ठीक से पढ़ा भी है। यदि मान लीजिए यह पृथ्वी है, तो यहाँ पर यह 0 डिग्री अक्षांश होगा, इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चूंकि गर्मी अधिक पड़ती है, यानी यहाँ नमी और आर्द्रता अधिक होती है, तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन की जब हम बात करेंगे, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी पहले ऑप्शन की यदि हम बात करें, तो ये क्या होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, बिल्कुल, और इन्हें ही वर्षा वन भी कहा जाता है। यहाँ शुष्कता कम होती है, ध्यान रखिएगा, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पर शुष्कता ना के बराबर होती है, यानी शुष्कता यहाँ पर नहीं होती है। फिर ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन से क्षेत्र के हैं, ये दरअसल जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो हम यदि बात करें इस रीजन की, तो ये उष्णकटिबंधीय में ही शामिल होते हैं, लेकिन इनका जो क्षेत्र है वह क्या है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें शीतोष्ण सदाबहार वन की, शीतोष्ण सदाबहार वन की बात करें, तो ये मध्य अक्षांश में स्थित सदाबहार वन है। बिल्कुल सही बात है, सदाबहार वन है। दरअसल जो शीतोष्ण सदाबहार वन है
वे मध्य अक्षांश में स्थित हैं और जो शीतोष्ण सदाबहार वन है उनके बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि ये तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर? तटीय प्रदेशों में। जैसे ध्यान रखिएगा दक्षिणी चीन। और हमारे प्रश्न में जो पहला कथन है वो बिल्कुल यही है कि ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। दक्षिणी चीन कहां पर पाया गया है? ये दरअसल यह दरअसल कौन सा तटीय क्षेत्र है ना? ये कौन सा है? यह तटीय क्षेत्र है। तटीय प्रदेशों में आप कह सकते हैं कि कौन से वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वन की खास बात मध्य अक्षांशों में, तटीय प्रदेशों में और सामान्यतः क्या कह सकते हैं आप? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप कुछ एग्जांपल इसमें ध्यान रख सकते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी आप इसमें अमेरिका याद रख सकते हैं, आप इसमें दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी चीन वाला हिस्सा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप दक्षिण पूर्वी ब्राजील भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला कथन है वह स्पष्ट रूप से शीतोष्ण जो सदाबहार वन है उनके बारे में बताता है। दूसरा है बाज चीड़ एवं यूकेलिप्टस। दरअसल जो बाज चीड़ और यूकेलिप्टस है ये दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ होते हैं, दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण सदाबहार वन का ही एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और जब भी अभी थोड़े सा हमने यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, पर्णपाती वन के बारे में भी बात की थी। देखिए सदाबहार और पर्णपाती में अंतर क्या है? सदाबहार हमेशा वर्ष भर जो यहाँ पे वृक्ष है वो हरे भरे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्षा की मात्रा ज्यादा मिलती है। और पर्णपाती में आपको ध्यान रखना है कि मानसूनी वन होते हैं, यानी ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जैसे जो क्षेत्र है, मध्य अमेरिका जैसे जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं क्योंकि मौसम परिवर्तन की वजह से इन पर प्रभाव पड़ता है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि ये क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। क्यों? इनके जो पेड़ हैं ये पत्ते गिरा देते हैं। क्यों? जल को संरक्षित रखने की वजह से। जैसे ही मौसम शुष्क होता है, क्योंकि यहाँ पर भी अभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मौसम शुष्क होता है, तो वहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्रश्न के सही जवाब में ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति एवं उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति का सुमेलन कीजिए, यानी कहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है और उसके लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता है। ठीक है, एक तरफ ध्यान रखिएगा सही हमें मिलाना है इसमें से। तो एक तरफ ABCD 1 2 3 करके ऑप्शन है। ए में 1 घास स्थल कांटेदार झाड़ियां हैं जिनके सामने क्रमशः मध्य वर्षा, न्यून वर्षा और अत्यधिक वर्षा लिखी हुई है। कूट के आधार पर आपको इस प्रश्न का सही जवाब चुनना है। ABCD 4 ऑप्शन है जिसमें क्रमशः 3 1 2 2 3 1 1 2 3 1 3 2 स्थित है। अब यदि हम बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम पृथ्वी में वर्षा के वितरण की बात करते हैं तो ये किस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर आर्द्रता, नमी कितनी ज्यादा है। तो जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है वहां पर वातावरण में नमी अधिक होती है, आर्द्रता अधिक होती है, वहां वर्षा अधिक होती है। फिर जैसे जैसे आप मध्य अक्षांश और ऊपर से उच्च अक्षांश में पहुंचते हैं तो जो वर्षा की मात्रा है वह कम होती जाती है। ठीक है, तो उसी आधार पर वहां पर जो स्थल है या घास स्थल है या जो वन है ये अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। वनस्पतियां आप कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो जहां बहुत अधिक वर्षा होती है वहां पर वनों का वितरण काफी अच्छा होता है, वहां आपको पेड़ पौधे सघन मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कहां पर? जहां अत्यधिक वर्षा। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वन, वन यानी फॉरेस्ट, जहां जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं, पौधे हैं और ये सघन है। तो वन कहां पर होगा? अत्यधिक वर्षा वाले स्थान पर। घास स्थल की बात करें तो घास स्थल यानी छोटी छोटी कुछ लंबाई की घास होती है, तो ये कहां पर होगी? जहां मध्यम वर्षा होगी। ठीक है, तो घास स्थल यानी मध्य वर्षा। ठीक है, कांटेदार झाड़ियां यानी न्यून वर्षा। ठीक है, सही सुमेलन क्या है इसका? 1 में 3 होगा, घास स्थल में 1 होगा, कांटेदार झाड़ियां में 2। 3 1 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। देखते हैं कहां पर है। 3 1 2 ऑप्शन ए में है, यानी 3 1 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है वनस्पतियों हेतु दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने क्या लिखा है कथन? घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। दूसरा है वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है। और तीसरा है प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सही विकल्प में आपके पास ऑप्शन है क्रमशः ABCD। क्या है ये ऑप्शन? केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 2 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है।
यदि बात करें हम घास स्थल की, यदि हम बात करें वनस्पतियों के संदर्भ में, तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर बहुत अधिक वर्षा होगी, बहुत अधिक सघन वर्षा होगी, या आप कह सकते हैं अच्छी मात्रा में वर्षा होगी, अत्यधिक वर्षा होगी, वहां सघन वन होंगे, फॉरेस्ट होगा, ठीक है। मध्यम होगी तो वहां घास स्थल होगा, और जहां का क्षेत्र, जहां पर वर्षा कम होगी, शुष्क क्षेत्र होगा, वहां कांटेदार झाड़ियां होंगी। तो कांटेदार झाड़ियों वाला ये जो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि घास स्थल यानी मध्यम वर्षा और कांटेदार झाड़ियां यानी, ध्यान रखें, शुष्क क्षेत्र, ठीक है, या झाड़ियां आप कह सकते हैं शुष्क क्षेत्र। दूसरा, वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बहुत अधिक वनस्पति है, सघन वन है ना, तो सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। तो यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ नमी बहुत अधिक है, नमी बहुत अधिक होने की वजह से यहाँ पर, क्योंकि, और नमी क्यों अधिक है? क्योंकि तापमान अधिक है, तापमान अधिक होने से यहाँ पर जो वाष्पीकरण है, वेपोराइजेशन है, वह ज्यादा होता है, जिससे नमी अधिक होती है, और नमी की वजह से ऊपर जाकर बादल बनते हैं और फिर वर्षा अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं तापमान और नमी डिपेंड करता है कहाँ पर वनस्पति वहां पर कितनी अधिक होगी। तो इस पर यह क्या होगा, आप कह सकते हैं कि वनस्पति की जो वृद्धि है वह तापमान नमी पर डिपेंड करती है। दूसरा कथन सही है। तीसरा, प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है, यह बात बिल्कुल सही है। यदि आपकी जलवायु में परिवर्तन होगा तो आपकी जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है, और ऐसा देखने को मिल भी रहा है। तो तीनों ही कथन सही है। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन सी, सभी 1, 2, 3 कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है, होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इससे उन्हें समझने, उन्हें जानने, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को समझने और पढ़ने की कोशिश की। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।